नमस्कार, मेरा नाम अरुण है और आप देख रहे हैं द मूक नायक। आज हमारे साथ ख्यात समाज सेवी, मानवाधिकार कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ जी हैं। अभी हाल में ही उनको ज़मानत पे जेल से बाहर आई हैं। तकनीकी कारणों से वो हम विषय पे बात नहीं कर सकती हैं, इस केस के संबंध में बात नहीं कर सकती हैं। लेकिन हम जो जेल में बिताए उनके तकरीबन 70 दिन थे, उसके बारे में थोड़ा-सा जानना चाहेंगे कि वो एक्सपीरियंस कैसा रहा मैम? थोड़ा-सा हमारे दर्शकों को अगर आप बताएँ। देखिए जेल में रहने का मतलब होता है कैद रहना, कैद के मतलब होता है कि आपके जो मूल्य जो आपके अधिकार है, जो आपकी आज़ादी है, घूमने की, फिरने की, सोचने की, लिखने की, उस पे कैद लगाया जाता है। और हमारे देश में बहुत सारे मसाइल हैं जेल के अंदर, महिला जेल के अंदर जहाँ पे मैं थी। उसमें आप ये तो एक बस बहुत सबसे बड़ा ये है कि आपको शांति की जगह, पढ़ने-लिखने की जगह बहुत कम मिलती है। शोर-शराबा बहुत होता है। सफाई की ज़िम्मेदारी खुद टर्न बाय टर्न हम लोग रहने वाले लेते हैं और जो कन्विक्टेड प्रिज़नर्स हैं, जिनको ऑलरेडी सज़ा मिल चुकी है, उनको ये काम दिया जाता है रोटेशन में कि सबसे बड़ा जेल की क क कर्मचारी बन के काम करना। वो भी उनको बहुत कम पैसे पे काम दिया जाता है, तो बहुत सारे मसले हैं। मगर सबसे बड़ा मसला ये होता है कि आपकी पूरी आज़ादी आपके घूमने की, फिरने की, सोचने की दोस्तों को मिलने की, चर्चा करने की, उस पे कैद किया जाता तीसरा जी ये जेल सुधारों की बात होती है, तो एक एक बड़ी अहम बात होती है कि जो अंडर ट्रायल कैदी हैं, वो बहुत सारे वर्षों से जेल में हैं और उनके मामलों में कन्विक्शन नहीं हो पाया है या और दूसरे कारण रहे हैं। तो आपका महिला जेल में रहने का क्या अनुभव है? कुछ ऐसा एक्सपीरियंस आपने भी वहाँ किया कि है। नहीं देखिए, इसमें ये बिल्कुल सही क्या कहा आपने कि अगर हमारे देश में तकरीबन 5 लाख लोग जेलों में हैं, देश भर की अगर आप आंकड़े देखें, तो उसमें 2 तिहाई से ज़्यादा अंडर ट्रायल्स हैं, उससे ज़्यादा भी। और बहुत सारे राज्य हैं जिसमें अंडर ट्रायल्स की जो संख्या है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ी है क्योंकि आपकी जो रेगुलर कानूनी सहाय का मामला होता है, केसेस चलने का मामला होता है, पेंडेंसी का मामला होता है और सबसे मूल्य बात है कि बेल कोर्ट्स मुझे लगता है कि हमारे पूरे हाल में सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर बहुत नज़र डाली है कि ज़मानत और बेल के कोर्ट्स को ज़्यादा सक्रिय रह के तेज़ी से सुनवाई करनी चाहिए। और मुझे लगता है कि हमारे देश में 4 तबके हैं न्यायालय के, मैजिस्ट्रेट कोर्ट है, सेशंस कोर्ट है, हाई कोर्ट है और सुप्रीम कोर्ट है। मुझे लगता है कि हर हर लेवल पे, हर जिले में, हर शहर में कम से कम 3 या 4 बेंचेस हमारे लिए बेल कोर्ट्स के लिए अगर आप रखेंगे, तो शायद ये बैकलॉग क्लियर होगा। क्योंकि बहुत पेंडेंसी होती है, फिर वही कोर्ट के ऊपर प्रेशर भी होता है, इतने सारे केसेस को सुनना, ज़िम्मेदारी भी होती है। तो मूल कारण मुझे लगता है हमारे देश में कि जैसे हमारे समाज में भी, परिवार में भी आज़ादी के ऊपर ज़्यादा वज़न नहीं दिया जाता। आज़ादी के सोच के हमारे जाति व्यवस्था में, हमारे समाज में, हमारे परिवारों में, उसी तरह हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं, लोकशाही के जो इंस्टीट्यूशंस जो ढांचे बने हुए हैं, वो भी इसको ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं दे पाते। मुझे लगता है कि जेल अधिकारियों को भी ये बहुत बड़ी एक सोच होनी चाहिए उनके अंदर भी कि जो भी अंदर आए उनको जल्दी से जल्दी उनके केस के बारे में खबर मिले, बाहर के लोग मिलने आएँ, वकील मिलने आएँ ताकि वो रिहा हो जाएँ। मगर ये कॉन्सेप्ट ही हमारे देश में बहुत ही कम दर्जे पे चलता है। एक ब्यूरोक्रेसी चलती है, वो अपना काम कर रही है। जो उसको कहा गया है जेल मैनुअल में वो कर रही है। मगर ये सोचना, मूल सोच कि आप जब किसी को अंदर बंद करते हो, तो आप इसके मूल्य अधिकार को छीन लेते हो और इसीलिए उनको रिहा करना सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी राज्य की होनी चाहिए, सत्ता की होनी चाहिए। ये हमारे देश में कॉन्सेप्ट नहीं है। जिस दरमियान आप जेल में थीं, हमारा देश अमृत महोत्सव मना रहा है और सामान्यतः ये होता है कि 15 अगस्त या 26 जनवरी इन दिनों पे जो कैदियों को रिहा किया जाता है। तो उसी दरमियान गुजरात सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया और उन्होंने बिल्किस बानो मामले में जो आरोपी थे, जो दोषी थे, उनको रिहा कर दिया। तो जेल में रहने के दौरान क्योंकि आप महिला जेल में थीं, कैसा अनुभव रहा? ख़ास तौर से जो आपके साथी महिला कैदी थी,
उन्होंने इसको कैसे देखा? क्योंकि बहुत सारे लोग ये उम्मीद में रहते हैं कि शायद हमें भी सरकार उस तरीके से कंसिडर करेगी। एक्चुअली आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा क्योंकि 15 अगस्त के दिन हम सब लोग मतलब हमारे मैं बैरक नंबर 6 में थी, हमारे साथ बैरक नंबर 6 में से 10-15 महिला, दूसरे बैरक में से 10-15 महिला, सब तैयार होके सूबेदार के पास चले गए, जेलर के पास चले गए, ये उम्मीद करते हुए कि कम से कम झंडा वंदन होगा, कुछ न कुछ हमारे जेल के अंदर कुछ कार्यक्रम होगा, वो नहीं हुआ। साथ-साथ हमारी जो बहनें थी वहाँ पे, जिन्होंने 14 साल के ऊपर कोई भी सज़ा काटी है, किसी ने 14 साल काटी है, तो किसी ने 17 साल, किसी ने 24 साल, किसी ने 27 साल। तो वो तो 2017 से उम्मीद लेके बैठी थी साबरमती महिला जेल की हमारी बहन कि कम से कम ऐसे 17 हमने एक लिस्ट भी बनाया था मैंने कि ये 17 हमारी जो महिला बहनें हैं, उनकी रिहाई ज़रूर 15 अगस्त को 2022 को होगी। क्योंकि उनको पहले भी एक वचन दिया गया था कि उनके माफ़ीनामे जो है, मर्सी पिटीशन जो है, उस पे सुनवाई हो गई है और आपको रिहा होना है। तो ये एक उम्मीद लेके बैठी थी ये महिला। और फिर जब 17 अगस्त को खबर आई गुजराती अखबारों में, अंग्रेजी अखबारों में, हमारे पास गुजराती अंग्रेजी अखबार जेल में आते थे और जब हमने पढ़ा वहां पे और उन्होंने भी पढ़ा कि ये 11 लोगों को बरी कर दिया है बिल्किस बानो के केस में, तो बहुत लोग बेचैन हो गए। हमारी महिला बहन बहुत ही बेचैन हो गई और चर्चा बहुत चली इसके बारे में। उनको लगा कि इ बस राजनीति ही सब कुछ है, राजनीतिक कनेक्शंस ही सब कुछ है। अगर आपके पास कनेक्शन है, तो आप रिहा हो जाएँगे। अगर आप कोई मेहसाना जिले में से या कच्छ जिले में से या पाटन जिले में से कोई वागरी या किसी कौम की आप औरत हैं, जो ठीक है, आपने क्राइम कमिट किया है, ये कोर्ट ने डिसाइड किया है, मगर आपने 14, 15, 20 साल काटे भी हैं, मगर आपको रिहा नहीं किया जाएगा। तो बहुत सारा गुस्सा भी था और हम उम्मीद करते हैं कि वो 17 बहनों को भी जल्दी से जल्दी माफ़ीनामा करके उनको बाहर निकाला जाए। क्योंकि इस तरह का एक तरफ़ा नज़रिया जो राज्य का है, सत्ता का है, वो सही नहीं है। जी, जेल से बाहर आने के बाद बिल्किस बानो को लेके आपने का क्या अनुभव रहा? किस तरीके का आपने ऑब्ज़र्व किया बाहर आने के बाद बाहर लोगों में इस चीज़ को लेके क्या रिएक्शन है? देखिए, जैसे कि मैं ब 2 सितंबर को 3 सितंबर को मैं बाहर आई हूँ, 2 सितंबर को ऑर्डर हुआ है और 12-13 दिन अगस्त महीने के और उसके बाद में रिहा होने के बाद अभी 25-27 दिन हो गए हैं, 28 दिन हो गए हैं। मुझे लगता है कि एक तरह का बहुत ही बड़ा चिंता जनता और आवाम में है, गुस्सा भी है कि इस तरह का निर्णय सरकार ने कैसे लिया। क्योंकि हम देख रहे हैं कि लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो ये मुद्दे को उठा रहे हैं, चाहे वो सिग्नेचर कैंपेन हो, चाहे वो प्रदर्शन हो, चाहे वो खत लिख रहे हैं न्यायाधीश को, उनको लग रहा है कि ये तो बहुत ही एक बड़ा अन्याय बिल्किस बानो के साथ हुआ। और आप याद रखिए कि बिल्किस बानो एक 2002 का जो एक जनसंहार हुआ था, उसकी एक प्रतीक रही है क्योंकि उन्होंने एक 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 महिला ने जिस बहादुरी से अपने इंसाफ के लिए हिंसा के विक्टिम बनने के बावजूद बहुत ही एक भयानक उनके साथ जो हादसा हुआ, उसके बावजूद उन्होंने बहुत ही मजबूती से कानूनी कार्रवाई करके लड़ी, उनका परिवार, उनके पति ने उनका साथ दिया, तो ये एक प्रतीक बन चुकी है। और अगर लोगों के मन और दिमाग में सारे हिंदुस्तान में ये लगा कि अगर इनके साथ इस तरह की नाइंसाफ़ी हो सकती है, तो फिर इंसाफ देश का कहाँ जाए? तीसरा जी, पिछले कुछ सालों में देखने में आ रहा है कि जो स्टेट को चलाने वाले जो ज़िम्मेदार लोग हैं, वो इस तरीके के बयान देते हैं कि एक कम्युनल और माहौल बनता है और उन बयानों के आधार पे ही कम्युनल टेंशन होती हैं, यहाँ तक कि लिंचिंग हो रही हैं। उस सामाजिक सद्भाव जो धार्मिक सद्भाव बिगड़ा है, उसको बनाने के लिए जो सामाजिक कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, उन पर तो केसेस बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन जो सामाजिक सद्भाव को बिगाड़ने वाली जो स्टेटमेंट आ रहे हैं, उन नेताओं पर जो केसेस थे वो घटते जा रहे हैं। इसको आप कैसे देखती हैं? नहीं देखो ये तो एक हमारे आज के आज की जो राजनीति है, जो सत्ताधार पक्ष है, इनका तो एक बुनियादी एक
एक ढांचा और सोच है कि अगर हमारे देश में सद्भाव बना रहे, बराबरी बना रहे, अगर संवैधानिक वसूल वाकई ही लोगों की जिंदगी में लोग हासिल करे, तो मुझे लगता है मुद्दे फिर आपको कौन से मुद्दे उठाने पड़ेंगे? आपको बेरोजगारी के मुद्दे उठाने पड़ेंगे, आर्थिक सवालों के मुद्दे उठाने पड़ेंगे, पर्यावरण के मुद्दे उठाने पड़ेंगे, क्लाइमेट चेंज के मुद्दे उठाने पड़ेंगे। और ये मुद्दे कठिन मुद्दे हैं, क्योंकि आग अगर आर्थिक परिस्थिति आप देखें, आप अगर बेरोजगारी का हाल देखें, युवकों का गाँव में हाल देखें, तो हाल अच्छे नहीं हैं। हाँ, महामारी ने भी उसका एक हिस्सा किया, बेरोज़गारी और आर्थिक परिस्थिति को और खराब करने के लिए। मगर हमारे देश में कई सालों से ये परिस्थिति खराब होती जा रही है, और अगर आप वो राजनीति नहीं खेलते हुए जिसको हम जनता आवाम की राजनीति कहते हैं, लोकशाही राजनीति कहते हैं, कि जहाँ पे जनता का प्रश्न आप उठाइए, चाहे वो स्वास्थ्य का हो, चाहे वो महामारी का हो, चाहे वो शिक्षण तालीम का हो, चाहे वो बेरोजगारी को। अगर आपको वो मुद्दे नहीं उठाने हैं और आपको अगर बार-बार एक बेचैनी जनता आवाम में फैलानी है, तो आप एक ही तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं, और वो है नफ़रत भरे लेख और नफ़रत भरी ज़बान। और ये मैं नहीं कह रही हूँ। हाल में 5-6 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने ही कहा ये बात, कि क्या कर रही है सरकार इसके बारे में। एक सवाल पूछा उन्होंने कि क्यों इतने सारे हमारे टेलीविजन एंकर पे जो डिबेट्स हो रहे हैं, वो मतलब वो बहस नहीं है, वो एक तरफा एक चिल्लाना, एक तरफा लोगों को ज़लील करना, एक तरफा लोगों को नफ़रत फैलाने की बात है। यहाँ तक सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि जो कुछ कहना चाहता है वो पैनल डिस्कशन पे, उसके भी माइक्स उठाए जाते हैं, और सरकार इसके बारे में क्यों कुछ नहीं कर रही। तो मुझे लगता है हालात तो अच्छे नहीं है, क्योंकि अगर कमर्शियल मीडिया जो है, जो मतलब मैं उनको अभी मेन स्ट्रीम मीडिया का शब्द मैं नहीं इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि ये कमर्शियल हो गया पूरा। उनको लगता है कि इसी को बेचना है, यही नफ़रत को बेच के हम लोग चला सकते हैं, और यही नफ़रत को बेच करके हमें राजनीतिक सपोर्ट और आर्थिक सपोर्ट भी मिलेगा। और इसीलिए आज़ाद सोच रखने वाले पत्रकार के ऊपर भी एक असर होता है, क्योंकि वो कहाँ जाए? वो कहाँ पे किस तरह का के प्रोग्राम बना सकते हैं या बना सकता है? तो ये गहरा सवाल है, और मुझे लगता है कि आप और हमारी ज़िम्मेदारी है, क्योंकि आप एक पत्रकार एक चैनल चला रहे हैं, हम समाज में काम कर रहे हैं, कि आम जनता के बीच में, आवाम के बीच में हम अ आज़ाद सोच और नफ़रत भरे लेखों के बीच में जो फ़र्क है, वो लोगों को समझाएँ। क्योंकि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन व्यक्तिगत आज़ादी और हेट स्पीच में बहुत अंतर है। वो दोनों एक चीज़ नहीं हो सकती, और उसमें जो दायरा है, वो तब क्रॉस होता है, वो लक्ष्मण रेखा तब क्रॉस होती है, जब आप हिंसा की तरफ एक कमज़ोर तबके के खिलाफ हिंसा भड़काने का काम करते हैं नफ़रत के ज़रिए। और अगर आप आम इंसान को ये बात समझाएँगे, तो मुझे लगता है समझाना मुश्किल नहीं है। क्योंकि हाँ, हमारे देश में जातिवाद ज़रूरी है, ज़रूर है। अमीर-गरीब का प्रश्न है, ये सब कुछ है, विविधता भी है, मगर आम इंसान ने कई सालों से एक-दूसरे के साथ रहने का भी एक नेगोशिएशन अमल किया है। तो अगर आप इस तरह की बातचीत लोगों के बीच में रखेंगे, तो ये समझ में आती है लोगों को। क्योंकि आज हम बड़े मीडिया पे, कमर्शियल मीडिया पे निर्भर होके ये जंग नहीं जीत सकते। जी, बिल्कुल जैसे मीडिया की बात छिड़ ही चुकी है। आप भी काफ़ी लंबे समय तक पत्रकार रही हैं, आपके हस्बैंड पत्रकार रहे हैं और जहाँ तक मुझे याद है कम्युनलिज़्म कॉम्पैक्ट करके आप लोगों ने एक लंबे समय तक एक मैगज़ीन भी निकाली है। तो मैम उसका थोड़ा-सा एक्सपीरियंस जानना चाहेंगे, आपका क्या अनुभव रहा? और अभी जो पूरा मीडिया का जो सिनेरियो है, उसमें जो ये नेटिव मीडिया जैसे द मूक नायक और ये जो दूसरे प्लेटफ़ॉर्म हैं, इनकी भूमिका को आप कैसे देखती हैं? अगर इस पे थोड़ा प्रकाश डालें। देखिए, हमने जावेद आनंद और हमने जब कम्युनलिज़्म कॉम्बैट क की स्थापना की थी, वो अगस्त 1993 में, अगस्त 1993 में, और बराबर नवंबर 2012 तक वो मासिक निकलता गया। मंथली मैगज़ीन था वो। उस वक़्त इंटरनेट और इस तरह की रोज़ाना ब्रेकिंग न्यूज़ का मसला नहीं था। महीने में 1 बार हम लोग निकालते थे, और निकालने क्या की वजह यही थी, हमारा मिशन स्टेटमेंट ही वही था
क्योंकि हमारा जो अनुभव था हमारे देश का और समाज का और सारे दक्षिण एशिया का, सिर्फ भारत हिंदुस्तान का नहीं, मगर जो हो रहा था पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, हमारे पूरे दक्षिण एशिया में उस वक्त, वो यही था कि अ, बहुसंख्यकवाद और हिंसा और बहुसंख्यकवाद बढ़ता जा रहा था। और बहुसंख्यकवाद का मतलब है कि जब एक हमारे राज्य सत्ता में ही एक धर्म का ज्यादा असर बढ़ता जाए, और हम तो अपने आप को एक लोकशाही और जमहूरियत कहते हैं, हमारे पड़ोसी देश है जहाँ पे भी इस्लामाइजेशन ज्यादा बढ़ता गया, जैसे पाकिस्तान और बांग्लादेश है, और हमारी श्रीलंका जैसी देश है वहां पे भी हमने काफी पढ़ाई की उसके बारे में, क्योंकि हमको एक भ्रम भी होता है इंसान में कि बौद्ध धर्म का मतलब ये है कि बौद्ध धर्म तो हमारे देश से भगाया गया धर्म है, मगर अगर आप श्रीलंका में जाके झांको तो वहां पे भी बौद्ध धर्म का भी एक बहुसंख्यकवाद चला। और इसीलिए ये एक फिनोमिनन है जो कोई भी धर्म से आप जोड़ सकते हैं, चाहे वो क्रिस्ती धर्म हो, हिंदू धर्म हो, इस्लामी धर्म हो या बौद्ध धर्म हो। जब सत्ता के करीब एक धार्मिक बहुसंख्यकवाद जब असर करता है, तो इसका असर लोकशाही और जमहूरियत में बहुत ही गहरा और खतरनाक होता है। ये हमने देखा, और ये हमने कैसे देखा हमारे देश में 1985-86 से लेके 1992 तक, मतलब 86 से लेके 92 तक हमने देखा कि एक तरफ आप ये पूरी मुहिम देख रहे हैं, जो मुहिम इस तरह पेश की जा रही है कि बस हमें एक बहुत ही शानदार मंदिर कहीं बनाना है, ठीक है, मगर वो मंदिर बनाने की जो मुहिम चलाई जाती है और जो तबके वो चलाते हैं, वो शांतिपूर्वक मुहिम नहीं थी। हिंसा, अल्पसंख्यकों के खिलाफ एक डरावनी राजनीति, और एक और हमारे धर्म के मतलब जो धर्म पेश किया जा रहा है, हमारे धर्म के एक मैस्कुलिनिटी, मतलब कि एक कि बस हमें जो जिस तरह का धर्म चाहिए वो अग्रेसिव होगा, मैस्कुलिन होगा, ये हम देख रहे थे। और नतीजा हमने 6 दिसंबर को देखा। साथ-साथ हमने ये भी देखा कि सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय निकलता है शाहबानो के केस में, और ये बहुत अहम चीज़ है, क्योंकि एक अनोखी चीज़ कम्युनलिज्म कॉम्बैट के बारे में ये थी कि हमने अल्पसंख्यकों के बीच में भी जो फ़िरकापरस्ती थी, उसके खिलाफ भी शुरू से आवाज़ उठाई। क्योंकि हमारा अनुभव और पढ़ाई हम दोनों का, जावेद और हमारा, बँटवारे विभाजन से भी है। और हमने देखा था कि जिस देश ने बँटवारा विभाजन इस तरह हमने देखा, जहाँ पे आप अगर पंजाब से लेके बिहार से लेके बंगाल तक अगर आप इसको गहराई से आप अगर स्टडी करेंगे, तो उसमें 3 अलग-अलग कौम ने एक-दूसरे के ऊपर हमला किया और वही 3 अलग-अलग कौम विक्टिम भी बने। तो ऐसा नहीं है कि एक किसी का हमला था, न एक कोई विक्टिम था। मगर आप अगर कोई हिंदू को पूछेंगे या मुसलमान को पूछेंगे या सिख को पूछेंगे, तो सबको लगता है कि हम ही एक विक्टिम थे। तो ये एक जो एक फिनोमिनन है, इसको समझने की, तो शाहबानो केस का जो जजमेंट जब निकला सुप्रीम कोर्ट से, और जिस तरह का मुस्लिम मेल क्लर्जी मतलब मौलाना लोगों को सड़क पे उतर के जिस तरह की उन्होंने बयानें दी, वो बहुत ही खतरनाक बहुसंख्यकवाद को बढ़ाने में सक्सेसफुल रही। तो ये माइनॉरिटी कम्युनलिज्म फीडिंग इनटू मेजॉरिटी कम्युनलिज्म एंड मेजॉरिटी कम्युनलिज्म कंसोलिडेटिंग बिकॉज़ ऑफ माइनॉरिटी कम्युनलिज्म, ये हमने आँखों से देखा। और हम लोग उस वक़्त हम लोग अपने-अपने जगह पे थे। मैं सीनियर कॉरेस्पोंडेंट थी बिज़नेस इंडिया में, जावेद डेप्यूटी एडिटर थे और भी सीनियर पोज़ीशन में संडे ऑब्जर्वर में। और हमने देखा कि जहाँ पे भी हम थे, अच्छी जगह थे, मगर वो मीडिया भी उस वक़्त भी एक हद से ज़्यादा ये फिनोमिनन को एक्सप्लोर करने में थक जाती थी। बस अगर आप 6, 7, 8 फ़ॉलो अप स्टोरीज़ कर दें, उसके बाद बोलते हैं अभी कोई दूसरे सब्जेक्ट पे आप लिखिए। और हमारा ये एक म मन था कि यही एक फिनोमिनन डिकंस्ट्रक्टिंग ऑफ कम्युनलिज़्म को हमें समझना है। और इसीलिए हमने कम्युनलिज़्म कॉम्बैट शुरू किया। मुझे लगता है बहुत अनोखा एक एक्सपीरियंस था। काफ़ी पढ़ा जाता था वो, और 2-4 साल के अंदर ही हमारी भी एक समझ बनी, क्योंकि हम भी उस वक़्त जवान थे, आप अभी जवान हैं। उस वक़्त एक समझ हमारी ये भी बनी, क्योंकि हम फुले, अम्बेडकर, कबीर पढ़ते थे कि अगर हमें फ़िरका परस्ती का सामना करना है, तो हमें जात व्यवस्था को गहराई से समझना पड़ेगा। कास्ट को अगर आप नहीं समझेंगे, तो आप फ़िरका परस्ती का सामना नहीं कर सकते। तो यही बात हमने कम्युनिज़्म कॉम्बैट में भी बात उठाई, और अच्छे-अच्छे दलित राइटर्स
जो आज अपने आइडियोलॉग्स बन गए हैं, सबसे पहले हमारे मैगज़ीन में उनको कॉलम लिखने का मौका मिला। ये हमारे लिए बहुत एक फ़ख्र की बात है। बहुत बढ़िया। जी। बिल्कुल जैसा आप लोगों ने जो प्रयास किए थे, वैसा ही प्रयास बिल्कुल मूक नायक का है, जिसमें हमारी कोशिश है कि जो हाशिए के तबके के लोग हैं उनको रिप्रेज़ेंटेशन मिले, वो दलित्स हैं, आदिवासी हैं, महिलाएँ हैं, उनको रिप्रेज़ेंटेशन मिले, उनकी कहानियाँ, उनकी जो समस्याएँ हैं, जो उनके मसाइल हैं, वो प्रमुखता से आ पाएँ। आपकी पत्रकारिता के अनुभव में क्या आपने क्योंकि आप खुद महिला हैं, तो आपने कभी महसूस किया कि इक्वल रिप्रेज़ेंटेशन महिलाओं, दलितों या आदिवासियों का नहीं है? कभी मतलब आपको आपके पत्रकारिता के अनुभव में कभी इस तरीके का कुछ अनुभव नहीं बिल्कुल ऐसा हमने महसूस भी किया, उसके खिलाफ हमने संघर्ष भी किया। हम हमारे साथी महिला पत्रकारों ने एक विमेन एंड मीडिया कमेटी की भी स्थापना की थी बहुत पहले, कम्युनिज्म कॉम्बैट शुरू करने से बहुत पहले। और उसका मकसद यही था कि हम हमारे महिलाओं के रिप्रेजेंटेशन बाकी मीडिया में के ऊपर गौर करें। क्या हमें वही ड्यूटी और वही बीट्स दिए जाते हैं जो मेल पत्रकार को दिए मेल जाते हैं? पत्रकारों को? हाँ जी। पॉलिटिकल बीट है, मंत्रालय बीट है, पार्लियामेंट बीट है, ये सब बहुत ही, आप अगर हायरार्की देखो तो आप शुरू करते हैं क्राइम बीट से, फिर आपकी एजुकेशन बीट होती है, फिर आपकी कॉर्पोरेशन बीट होती है, मगर पहुँचते-पहुँचते आप पहुँच जाते हैं मंत्रालय बीट या पॉलिटिकल पार्टीज के बीच। तो उसमें कितनी महिला को एक मौका दिया जाता है, एक बात। दूसरी बात, महिला की वर्किंग कंडीशंस क्या है? क्या उनको नाइट ड्यूटी करने का अधिकार है कि नहीं? उनकी सैलरी और पे स्केल सेम है? ये सब बातों पे हम लोग काफ़ी एजिटेट भी करते थे और मालिकों के साथ बात भी करते थे। मुझे अभी भी याद है कि एक बहुत अच्छा एक इंसिडेंट रहा कि जब एडमिरल विष्णु भागवत जो थे, जो फाइनली 99 में चीफ ऑफ नेवल स्टाफ बने, मगर उस वक्त वो चीफ ऑफ वेस्टर्न नेवल कमांड थे। जब हमारी कमेटी की मीटिंग हो रही थी और उस वक्त 80s में हमारी प्रधानमंत्री महिला इंदिरा गांधी जी इंदिरा जी थी। आईएनएस विक्रांत को का कुछ इनॉग्रेशन होने वाला था। और हम जो पत्रकार अलग-अलग अखबारों में थे, इंडियन एक्सप्रेस हो, मिड डे हो, फ्री प्रेस जर्नल हो, उनको कहा गया कि महिला पत्रकार शिप्स के ऊपर नहीं खड़ी हो सकती। क्यों? क्योंकि ब्रिटिश ज़मानों का एक रूल है कि अगर महिला एक जहाज पे आएगी तो सेलर डिस्ट्रैक्ट होता है। तो प्रधानमंत्री आ सकती है हेलीकॉप्टर में, मगर महिला महिला पत्रकार पत्रकार नहीं नहीं आ जा सकती। कवर नहीं कर सकती। तो फिर हमने डेमोंस्ट्रेशन भी किया था वेस्टर्न नेवल कमांड के खिलाफ, एक प्रदर्शन भी करके हम प्लेकार्ड होके खड़े करे कि अगर हमारी महिला प्रधानमंत्री हो सकती है, तो क्यों महिला पत्रकार वही वही इवेंट को कवर नहीं कर सकती? तो बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स है, ये तो एक मज़ाकिया इंसिडेंट है या हल्का इंसिडेंट है। मगर दूसरा वाला मुझे याद है 1999 में, जब रूप कंवर नाम की एक औरत का देवराला राजस्थान में सती का एक बहुत बड़ा हादसा जी, हुआ था, बिल्कुल हुआ सती था। का जी, प्रकरण हुआ था। सती और प्रकरण उसमें भी हुआ। बहुत बहस छेड़ी गई थी। कई लोग जो अपने आप को फेमिनिस्ट कहते हैं, जिसका नाम मैं लूँगी, उन्होंने सती प्रक्रिया को जस्टिफाई भी की थी। और काफ़ी हम लोगों ने इसके ऊपर, हमारी विमेन एंड मीडिया कमिटी ने एक खास रिपोर्ट निकाली थी। और उसका भी 2 हिस्सा था। एक तो एक फैक्ट फाइंडिंग, जो वहाँ पे जाके उन्होंने पूरे इंसिडेंट की तहकीकात की। मगर हमा दूसरा हिस्सा ये भी था कि मीडिया ने ये इंसिडेंट को कैसे देखा। मतलब टाइम्स ऑफ इंडिया से लेके हिंदी पत्रकारों ने, मराठी पत्रकारों ने ये इंसिडेंट को कैसे कवर किया। और एक बहुत ही अनोखी चीज़ मुझे अभी भी याद है, क्योंकि हमने एक बहुत वरिष्ठ पत्रकार जो टाइम्स ऑफ इंडिया के एडिटर थे उस वक़्त, नाम लेना ज़रूरी नहीं है, उनको हमने सवाल-जवाब भी किए थे, क्योंकि टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे अखबार ने 22 दिन के लिए एडिटोरियल लिखा नहीं था आग्रलेख नहीं आया था सती इंसिडेंट पे 22 दिन तक। अच्छा। तो जब सवाल किए गए उनसे, हमारी कमेटी ने सवाल किया कि टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे अखबार अगर इसके ऊपर आग्रलेख नहीं लिखता, एडिटोरियल नहीं लिखता 22 दिन के लिए, इसके पीछे है क्या? क्या रामायण उस वक़्त चल रहा था, रामानंद सागर का, उसके होश में आपने नहीं लिखा, या वजह क्या थी? मतलब इतना एक भयानक महिला स्त्री का एक हादसा होता है देवराला में, और सबसे देश का सबसे बड़ा अखबार इसके ऊपर एडिटोरियल नहीं लिखता है। तो जवाब जो हमें मिला वो बहुत अच्छा था। और आज के भारत हिंदुस्तान के लिए एक सीख भी है उसमें, कि सबसे बड़ा हिंदुस्तान का अंग्रेजी अखबार के एडिटर हमें जवाब देते हैं कि हमने तब एडिटोरियल लिखा
जब राजीव गांधी का स्टेटमेंट उसके बारे में आया। इसके आगे मुझे कहने की कुछ ज़रूरत ज़रूरत नहीं है। नहीं है। जी, जी। अच्छा हालाँकि आप केस पे बात नहीं कर सकती हैं और थोड़ा तकनीकी उसके अपने बिंदु हैं, उसके अपनी कुछ अहर्ताएँ हैं। लेकिन आपकी इस जर्नी में जैसे पुलिस को लेकर जब हम बात करते हैं, तो एक बड़ा एक अलग-सा पिक्चर पेंट होता है। लेकिन आपकी पूरी लड़ाई में कुछ पुलिस जो अधिकारी थे, कर्मी थे, उन्होंने बहुत एक तरीके से एक पिलर ऑफ सपोर्ट थे। तो इसको कैसे देखती हैं? उनमें से ये देखिए, इसके ऊपर मैं वाक़ई कुछ बोल नहीं सकती क्योंकि हमको साथ में आरोपी बनाया गया है और उसका फिर गलत इस्तेमाल किया जाएगा। मगर मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि जैसे कि पत्रकारिता में अलग-अलग तबके के लोग होते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जो अपने आप की ज़मीर को बेच देते हैं और कई लोग ऐसे भी होते हैं जो चाहे कुछ भी हो, वो अपने आज़ाद पत्रकारिता पे फ़क्र रख के अपना काम करते हैं, संवैधानिक वसूलों को लेकर अपना काम करते हैं। वैसे मैं मानती हूँ कि चाहे आप मलियाना और हाशिमपुरा का मामला देख लीजिए, गुजरात का हत्या मामला, एफआईआर करने वाले एक पुलिस ऑफिसर थे, विभूति नारायण राय जी, वो भी आईपीएस के सर्विंग ऑफिसर थे उस वक़्त। तो आपको हर जगह, हर वक़्त हो सकता है हाफ अ परसेंट, 1% बहुत कम, मगर ऐसे पुलिस ऑफिसर आपको मिलेंगे, जो अपनी वर्दी से वो मतलब रखते हैं, अपने संविधान से मतलब रखते हैं और जो ऊपर बैठी हुई सरकार की तरफ नहीं झुकते और देखते। और मैं मानती हूँ कि इतिहास वही तोलेगा और इतिहास वही सोचेगा कि सच क्या था और सत्यमेव जयते क्या था। मैम एक आखिरी सवाल, देश में अभी भी कई सारे मसाइल हैं, वो चाहे धर्म को लेकर हों, वो चाहे जाति को लेकर हों, न्याय की लड़ाई बहुत लंबी है। जो आपके पास्ट एक्सपीरियंस रहे हैं, उसको देख के अब भविष्य की आगे का जो रोड मैप क्या है? किस तरीके से देखती हैं चीज़ों को? देखिए न्याय के संघर्ष में न सिर्फ कभी देर इतने मसाइल हैं कि आम जो सामाजिक कार्यकर्ताएँ हैं, महिला कार्यकर्ता हैं, वो इससे दूर रहती है और ये कोई भी लोकशाही और जमहूरियत के लिए एक अच्छी चीज़ नहीं है क्योंकि जितने नागरिक न्याय व्यवस्था में आगे बढ़ेंगे अ, इंसाफ दिलाने के लिए, उतनी हमारी न्याय व्यवस्था मजबूत होगी। इसलिए मैंने शुरू से 3-4 बिंदु मैं सामने रखती हूँ और उसी से ब मेरी बात खत्म करती हूँ कि आपको ये देखना पड़ेगा कि एक प्रोफेशनल इंडिपेंडेंट पुलिस फोर्स मतलब हमारे हमारी पुलिस फोर्स जो है कम से कम अपनी आजादी से अपना इन्वेस्टिगेशन करें प्रोफेशनली हम अपने सेक्शंस अभी भी हैं जिसको पुलिस में को ज्यादा दबंगई अधिकार दिए गए हैं ब्रिटिश जमाने से उसको हमें अमेंड करना और निकालना बहुत जरूरी है ताकि पुलिस अपनी कार्रवाई जो है वो एक बिल्कुल कानूनी और सलीके से करे साथ साथ फिर आई हमारी जब क्राइम्स होते हैं अभी अभी हमने देखा चाहे वो औरौलिया में हो या अपने राजस्थान में हो एक दलित बच्चे के साथ इतना हादसा होता है शिक्षक करता है या करती है इसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है 15 साल 8 साल 9 साल वो अभी वो जब इस तरह के हादसे होते हैं तो आप अगर वो केस को बड़े नाजुकी से नहीं चलने देंगी इसका मतलब है कि समाज में जात व्यवस्था है। इस तरह की सोच है कि टीचर ऐसे कर भी सकती है या कर भी सकता है। तो आपको विटनेस वो फैमिली को प्रोटेक्शन देना पड़ेगा। वो परिवार को प्रोटेक्शन देना पड़ेगा। आपको इन्वेस्टिगेशन इतना साफ-सुथरा और आज़ाद रखना पड़ेगा ताकि पूरा सबूत और एविडेंस इकट्ठा हो। फिर आपको कोर्ट के अंदर कार्रवाई जो चले, प्रोसिक्यूशन जो होगा, वो भी आपको साफ-सुथरा रखना पड़ेगा क्योंकि पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी हमारे देश में कॉम्प्रोमाइज़ होते हैं। वो मतलब कई और भी चीज़ें करते हैं, आपको पता है, हमको पता है। तो 3-4 बिंदु हैं, अगर आपको ये न्याय व्यवस्था को साफ करना है कि इंडिपेंडेंट पुलिस फोर्स विटनेस प्रोटेक्शन, इंडिपेंडेंट प्रोसिक्यूशन और टाइम बाउंड ट्रायल। मतलब कोई भी ट्रायल 2-3 साल से ज़्यादा कोई केस ना चले, कम से कम पहला निकाल 2 या 3 साल में आ जावे, ताकि सबको वो न्याय मिलने में या न्याय हासिल करने में सबको दिलचस्पी रहे। बहुत-बहुत शुक्रिया मैम, द मूक नायक से बात करने के लिए। बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत शुक्रिया। नमस्कार। थैंक यू।